तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CUET इंडिया में। जबकि आप सबको पता है कि CUET इंडिया एक ऐसा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट CUET UG और CUET PG की तैयारी करा रहा है। यहाँ पे सारे आपको मटेरियल फ्री में प्रोवाइड करा जा रहे हैं और सब वही टीचर हैं जो BHU में पहले से हर अलग अलग फैकल्टी में पढ़ रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो आप सबको पता है कि ये मेरा जुडिशरी का चौथा लेक्चर है कि मैं आपका लीगल सेगमेंट कवर कर रहा हूँ और मैं BHU से अभी LLB परस्यू कर रहा हूँ। तो आज हम जुडिशरी का लास्ट लेक्चर देखेंगे, इसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगा। इसके बाद अब हम सेकेंड यूनिट पे मूव कर देंगे जिसमें हम टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, IPC और थोड़ा CRPC CPC पे भी ध्यान देंगे, जिससे भी 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आज हम जुडिशरी को पहले समाप्त कर देते हैं, उसके बाद हम सेकेंड यूनिट पे मूव करेंगे। और जैसे कि पता है जुडिशरी का चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर में पहले भी आपको मिल चुका है, आपने उसे नोट्स बना लिए होंगे और ये चौथा लेक्चर है। इसके बाद जुडिशरी पे जितने भी MCQs बनेंगे वो हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे उस पर और सारा कवर कराया जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या है तो सबको पता है, CUET इंडिया ये चौथा लेक्चर हमारा। तो सबसे पहले हम जुडिशरी के आज लास्ट लेक्चर में बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन में मेंशन नहीं। सबसे पहले लिखा है कि जुडिशियल रिव्यू इज अ प्रिंसिपल और द लीगल डॉक्ट्रिन और प्रैक्टिस। ठीक, ये एक हमारा लीगल डॉक्ट्रिन या प्रैक्टिस है जिसके थ्रू ये आया है। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है। मान लीजिए हमारे देश में पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है लॉ बनाने का। रिव्यू का मतलब ये होता है कि किसी चीज की निगरानी करना, वॉच डॉग, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ना कि वॉच डॉग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू है कि कोई स्टेट, मान लीजिए कोई लेजिस्लेचर या फिर सेंट्रल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे कोई लॉ बनाता है और वो लॉ आपके कॉन्स्टिट्यूशन से ही कॉन्ट्रावीन कर रहा है या फिर आपके फंडामेंटल राइट या फिर लीगल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, वो लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे लिखा गया है उसके एकदम विपरीत है, तो रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू ये काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि जो भी लॉ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है उसको वो रिव्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट और देखेगा कि यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कॉन्ट्रावीन या कॉन्ट्राडिक्टरी है तो उसको वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा, वाइड डिक्लेयर कर देगा, यानी कि ये लॉ अब आगे नहीं चलेगा। रिव्यू का बेसिकली यही मतलब है कि कोई चीज जब लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास वो पावर है कि वो उसको रिव्यू करेगा कि ये जो लॉ बनाए गए हैं ये रियल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए प्रोविजन के हिसाब से हैं कि नहीं, ये लॉफुल हैं कि नहीं, और अगर ये हमारे प्रोविजन से कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं या फिर उसके विपरीत या उसी से विरोधाभास, यानी जो चीज़ लिखा गया है उसके ये उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू का यही मतलब है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो लॉ पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ का ये रिव्यू कर सकते हैं। अब थोड़ा इस पर भी ध्यान दे लें। इन सम कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस एंड कैनेडा, judicial review allow the court to invalid or nullify the law or the act of the legislature or the executive if they are found to be contrary to the constitution। वही चीज लिखा गया है कि USA में भी, फ्रांस में भी, कनाडा में भी जुडिशियल रिव्यू अलाउ करता है कोर्ट को, जैसा कि हमारे भी देश में है, कि यदि कोई लॉ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से कॉन्ट्राडिक्टरी या कॉन्ट्रावीन कर रही है उसको ये नलीफाई या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दे। सेम हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की, तो यूनाइटेड किंगडम देखिए जुडिशियल रिव्यू पावर आर रेस्ट्रिक्टेड। यूके में जुडिशियल रिव्यू का पावर रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ कोर्ट को उतना पावर नहीं है कि वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ को नलिफाई कर दें, इवन दो इफ इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यूनाइटेड किंगडम में जुडिशियल रिव्यू का पावर एक लिमिट बाउंड्री में सेट किया गया है। वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को ये नलिफाई या इनवैलिड नहीं कर सकते। तो हम आगे देखें। अब यहाँ पे 3 टर्म मैंने लिखे हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पीपीटी में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करा है। सेपरेशन ऑफ पावर, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। सेपरेट मतलब डिवाइड करना, सेपरेशन ऑफ पावर मतलब पावर को डिवाइड करना। बेसिकली जब आप लॉ कॉलेज में एंटर हो जाएंगे, जब आप BHU, AU या DU में जब आप BA, LLB या LLB करने लगेंगे तो आपको समझ में आया कि सेपरेशन ऑफ पावर इज नॉट अ एग्जैक्ट वर्ड टू यूज। इसके जगह पे हम डिवीजन ऑफ पावर यूज करते हैं। मैं अभी आपको समझा रहा हूं
इसमें सबसे पहला हम पॉइंट लेके चलें तो द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। हमारे देश में 3 विंग काम करते हैं। पावर इन्हीं तीनों के बीच में सेपरेट है या फिर डिवाइड है। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी। लेजिस्लेटिव मतलब एट द सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट असेंबलीज, एमएलएस, और जो हमारे देश में हर स्टेट में स्टेट असेंबलीज इसमें आती हैं। और हमारे जो सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ गई, और यहाँ पे हमारी जो विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेवल पे आ गई। एग्जीक्यूटिव क्या है? सबसे पहले एग्जीक्यूटिव हेड हम प्रेसिडेंट को कहते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कि गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करा रही है। कोई लॉ बना यहाँ पार्लियामेंट में, अब उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? तो वो एग्जीक्यूटिव। ऑफिसर्स जो यूपीएससी के थ्रू हम भर्तियां कराते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। प्रेसिडेंट हमारा एग्जीक्यूटिव में आता है, प्राइम मिनिस्टर हमारा एग्जीक्यूटिव में, ये एग्जीक्यूट करते हैं। और यही नहीं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर एमपी, वो सबको जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो लेजिस्लेशन में भी आते हैं। तो सब लोग मिल के लॉ बनाते हैं और उसको फिर एग्जीक्यूट कौन कराता है? तो जो चीज़ें जो जिसको हम यूपीएससी के थ्रू इनरोल करा रहे हैं, जो यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के थ्रू हम भर्तियां ले रहे हैं, या फिर प्रेसिडेंट, वो उनके पास अथॉरिटी है कि वो एक गाइडलाइन निकालते हैं कि ऐसे ऐसे इसको एग्जीक्यूट करना है। इन पर्सन के हाथ में ये पावर रहेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। एग्जीक्यूटिव के बाद जुडिशरी। आप सबको पता है जुडिशरी हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ये 3 विंग हमारे देश में डिवाइड है। पहला लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करता है, और तीसरा जुडिशियरी। अगर ये लॉ अच्छे से नहीं बना है, या तो ये लॉ अगर कंट्रावीन कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर इसको एग्जीक्यूट बढ़िया से नहीं किया जा रहा है, तो फिर काम आता है जुडिशरी का, जो फिर निगरानी रखेगा कि ये एग्जीक्यूट अच्छे से हो रहा है कि नहीं, या फिर ये जो लॉ बनाया गया है वो अच्छे से है कि नहीं। ये 3 विंग आपको दिमाग में रहना चाहिए। हमारे देश में 3 विंग, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, या फिर इसको 3 सेंस में भी कहते हैं कि लेजिस्लेटिव विंग, एग्जीक्यूटिव विंग एंड जुडिशियल विंग। चेक्स एंड बैलेंसेस, यहाँ पे हमें ध्यान देना, चेक्स एंड बैलेंस क्या है। ये हमारे पास 3 विंग हैं, लेजिस्लेटिव विंग है, एग्जीक्यूटिव विंग और जुडिशियरी विंग। यदि इन तीनों विंग में बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर देश में लॉ बहुत अच्छे से इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, या बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन या फिर देश बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। आप सबको पता है कि आप जहाँ जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे या जिस क्लास में आप पढ़ते होंगे, वहाँ यदि एक बैलेंस न रहे हर बच्चों के या टीचर्स के बीच में, तो जाहिर सी बात है डेली लड़ाई होगा, डेली झगड़ा होगा, और अच्छे से वो चल ही नहीं पाएगा वो सारी चीज़ें। वह चीज़ यहाँ बताई गई हैं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे हैं कि लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाया, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट कराएगा, और अगर इन दोनों में थोड़ी सी भी गलती हुई तो जुडिशरी फिर इसको डांट लगाएगी, ऐसे नहीं ऐसे करना है। यानी ये के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है किसी के पास, जुडिशरी के पास भी एब्सोल्यूट पावर नहीं है। अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा पार्लियामेंट ने ऐसे ऐसे कई अमेंडमेंट्स लाए हैं जिसके थ्रू ये अपने आप को सुप्रीम बना लिए। यानी जुडिशरी के पास भी पावर नहीं है कि हमारे द्वारा बनाए गए लॉ को अब छेड़ेंगे। तो चेक्स एंड बैलेंस इसी सेंस में है कि ये कुछ बनाते हैं तो इनके पास पावर है, उसको इंटरवीन करेंगे जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 के थ्रू हमारे पास भी पावर है कि अगर ये लॉ बनाते हैं और एग्जीक्यूट अच्छे से नहीं कराते तो मैं भी डायरेक्ट कोर्ट जाके इसको अपील कर सकता हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं। ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस हमारे देश में बनाए गए। चेक्स एंड बैलेंस ये सब हम बाद में ये सब वर्ड निकालें जिसके थ्रू हम समझने का प्रयास किए कि कैसे बैलेंस है हमारे तीनों विंग के बीच में। लास्ट हम देखेंगे यही डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जो सेपरेशन ऑफ पावर में कह रहा था, इसके जगह पर हम एग्जैक्ट वर्ड यूज करते हैं डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि पावर डिवाइड है, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसको इस सेंस में हम हटा के डिवीजन ऑफ पावर हम 2 सेंस में समझते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। अब यहां हम समझें कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हमारी पावर 2 लेवल पे डिवाइड है, सेंट्रल और स्टेट। यहां सेपरेट नहीं है, डिवाइड है। इसके लिए आप ये पढ़ेंगे सबसे पहले 7th शेड्यूल में। 7th शेड्यूल में हमने 3 लिस्ट मेंशन किए। सबसे पहला लिस्ट हमने जो बनाया है वो है सेंट्रल लिस्ट, दूसरा जो हमारा लिस्ट है वो है स्टेट लिस्ट, और तीसरा जो हमारा है वो है कंकरेंट लिस्ट। तो 7th शेड्यूल में हमारे 3 लिस्ट हैं।
सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब देखिए सेंट्रल लिस्ट में बहुत सारे आइटम मेंशन किए गए हैं, ठीक, बहुत सारे आइटम सेंट्रल लिस्ट में हमने मेंशन किए हैं। इवन 92 या 93 इसमें आइटम्स हैं। जितने भी पॉइंट्स सेंट्रल लिस्ट में मेंशन किए गए हैं उन पॉइंट पे सिर्फ लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल, यानी कि पार्लियामेंट के पास सिर्फ पावर है कि वो उस पर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे 7th शेड्यूल की दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट, इसमें भी कई सारे आइटम मेंशन किए गए हैं, बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए गए हैं, और उस पॉइंट पे कौन लॉ बना सकता है? सिर्फ स्टेट असेंबलीज के पास पावर है, यानी सिर्फ विधानसभा और विधान परिषद उस पर लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो हमारी लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, इसमें भी बहुत सारे आइटम मेंशन किए गए हैं, और कंकरेंट लिस्ट में जो आइटम मेंशन किए गए हैं उस पे कौन लॉ बना सकता है? उस पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, या तो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली। इन दोनों के पास पावर है कि वो कंकरेंट लिस्ट पे अपना लॉ बना सकते हैं। अब देखिए काफी समस्या आ गई। सबसे पहले कितने आइटम इसमें मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ आपको ये जानने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कितने आइटम मेंशन किए, कितने पॉइंट सेंट्रल लेवल में सेंट्रल लिस्ट में है और कौन कौन से हैं, ये अभी आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछता है। ये आप जब LLB में इंटर कर भी जाएंगे तो भी आप याद नहीं कर पाएंगे। आप रेफरेंस लेंगे एंट्री 17, एंट्री 92, एंट्री 46, ये सारी एंट्रीज आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन देखिए क्या है, सेंट्रल लिस्ट में सारे इंपॉर्टेंट चीजें सेंट्रल लिस्ट में मेंशन की गई हैं। जैसे हम बात करें अपने डिफेंस की, जैसे हम बात करें अपनी मिलिट्री की, और जैसे हम बात करें बाकी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब इनमें दिया गया है। लेकिन डिफेंस कर लें, फॉरेन रिलेशन कर लें, एग्रीमेंट्स कर लें, इंटरनेशनल जो भी कॉन्फ्रेंशियल एग्रीमेंट्स होते हैं, और फाइनेंशियली पावर कर दें, तो ये सब सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है। यानी जितनी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं वो सेंट्रल लेवल के पास रिजर्व करके रखी गई, यानी उस पे लॉ सिर्फ हमारी पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास वो पावर नहीं है। स्टेट लिस्ट में जो सारी चीजें स्टेट लेवल पे, जैसे एजुकेशन दे दिया गया है, पुलिस दे दिया गया है, एग्रीकल्चर दे दिया गया है, लैंड से रिलेटेड राइट्स दे दिए गए हैं, वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, उस पर जो है स्टेट लेजिस्लेचर अपना लॉ बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में हॉस्पिटल्स हैं और भी जो चीजें एकदम नॉर्मल होती हैं वो चीजें कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, जिसपे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं। अब समस्या फिर पैदा होता है, समस्या ये पैदा हो जाता है कि मान लीजिए कंकरेंट लिस्ट में हम एक पॉइंट उठा लिए हॉस्पिटल, ठीक, हॉस्पिटल पे लॉ बनाया स्टेट, कोई लॉ बना दिया कि हॉस्पिटल इतने बजे से इतने बजे ही खुलेंगे सिर्फ, ठीक है। सेम इसी एंट्री पे सेंट्रल लेवल भी, मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना दिया। जैसे मान लीजिए स्टेट लॉ बनाया कि हॉस्पिटल सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगे, ठीक है। ये एक बस एग्जांपल समझाने के लिए। सेंट्रल उस पर लॉ बना दिया कि नहीं, हॉस्पिटल सुबह 10 से शाम 6 तक खुलेंगे, ठीक है। अब फिर समस्या हो गया कि लीजिए इसमें भाई अधिकार दोनों लोग के पास है, या तो फिर पार्लियामेंट बनाएगा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। अब दोनों बना दिए, अब समस्या ये हो गया कि भाई अब क्या होगा, गंभीर समस्या। देखिए कुछ भी है, यहाँ हमारा देश फेडरल है कि नहीं तो नहीं, क्वासाई फेडरल है। वैसे फेडरलिज्म की हम बात करते हैं, फेडरलिज्म मतलब फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल, यानी पावर सेपरेट है, सेंट्रल के पास भी पावर है, स्टेट के पास भी पावर है। जैसे कंकरेंट की हम बात करें तो इसमें सेंट्रल के पास भी पावर है लॉ बनाने का, स्टेट के पास भी पावर है। लेकिन अगर इसमें कोई लॉ बन गया किसी एंट्री पे, इसी एंट्री पे ये भी बना दिया, इसी एंट्री पे ये भी बना दिया, तो प्रिवेल कौन करेगा? तो सेंट्रल वाला। यानी अगर दोनों, जैसे ये बना, अब इसमें कौन मान्य होगा, 8 से 7 वाला कि 10 से 6 वाला? तो 10 से 6 वाला, 8 से 7 की कोई वैल्यू नहीं है। आप स्टेट हैं, आप सेंट्रल से नीचे ही हैं। हम पावर सेपरेट कर रहे हैं, पावर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा पावर हम सेंट्रल के पास दिए हर सेंस में। वही नहीं, अभी आप जब लॉ करने लगी आपको बहुत सारे वो आर्टिकल्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे हम सबसे पहले बात करें, 1 मिनट से मैं मिटा दूं, सबसे पहले बात की जब हम पढ़ने लगेंगे तो आर्टिकल 245 से हम 255 की अगर पढ़ेंगे, अभी आपको ये जरूरत नहीं है, कुछ आर्टिकल में इसमें आपको बताऊंगा, एक जो आपको लिस्ट दूंगा, तो इसमें सिर्फ यही मेंशन किया गया है कि सेंट्रल यानी पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट को भी अपने अंदर लाके ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया तो फिर क्या करेगा, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट पे भी। जैसे मान लीजिए फिर 2 या 2 से अधिक स्टेट अपना ही रिजोल्यूशन अपने स्टेट असेंबलीज में पास करा के सेंट्रल के पास भेज देते हैं कि आप इस पे लॉ बनाइए, तो फिर उस पर पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट लिस्ट पे। ऐसी सिचुएशन है कि इमरजेंसी हो गई या 2 से अधिक स्टेट मिल गए, और फिर एक रेजिड्यूरी पावर होता है। आर्टिकल 248 में रेजिड्यूरी पावर है। रेजिड्यूरी पावर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ऐसे लिस्ट जो सेंट्रल लिस्ट में भी कोई ऐसी एंट्रीज, कोई ऐसे आइटम जो सेंट्रल लिस्ट में भी नहीं है
स्टेट लिस्ट में भी नहीं है और कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। इसका एग्जांपल ये है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, आज के उस समय और आज में बहुत अंतर है। आज हम टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। वो चीज़ें जो तब रखी गई थी, आज के डेट में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं तब उस टाइम दिमाग में भी नहीं आता था। जैसे यदि हम बात करें, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे ऐसे मोबाइल में सिस्टम आ गए जो कि उस टाइम नहीं थे। अब ये आइटम किस में, वो न सेंट्रल लिस्ट में मेंशन है, न स्टेट में, न कंकरेंट में। तो इसकी हम बात करेंगे तो ये फिर रेजिड्यूरी में जाता है, जिसका पावर आर्टिकल 248 के थ्रू सेंट्रल पार्लियामेंट को दिया गया है कि कोई आइटम जो पहले से सेंट्रल, स्टेट और कंकरेंट में नहीं मेंशन है उसको हम रेजिड्यूरी में मान लेंगे और इस पे लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को होगा। इस पे स्टेट लेजिस्लेचर हैज नो अथॉरिटी टू मेक द लॉ ऑन द रेजिड्यूरी लिस्ट, यानी रेजिड्यूरी पावर इज ओनली वेस्टेड ऑन द पार्लियामेंट। ठीक है। हाँ, अभी हम इसमें बात कर रहे थे आर्टिकल 245 से 255, तो इसमें यही बातें कह गए हैं। ऐसे बहुत सी सिचुएशन हैं जिसपे सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट जो है स्टेट असेंबलीज के भी अधिकारों को छीन लेगा और अपने लॉ बनाएगा। जैसे इसमें से मैंने कुछ बताया कि इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट बनाएगा लॉ स्टेट लिस्ट पे भी। यदि 2 या 2 से अधिक स्टेट यदि रिजोल्यूशन पास करके दे देते हैं तो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा स्टेट असेंबलीज का। फिर एक और हो गया आपका कि हाँ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फोर्स कराने के चक्कर में क्या करेगा कि पार्लियामेंट आपके स्टेट लिस्ट को इंक्रोच कर लेगा और फिर ये कहेगा कि नहीं, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात है, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बहुत वैल्यू होती है, इस पर फिर सेंटर लॉ बनाएगा। तो ऐसे ऐसे करके स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है सर, आप समझिए। खैर, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये चीज़ें एग्जाम में नहीं आपके पूछी जाएंगी क्योंकि ये अंदर की चीज़ें जो आप जब LLB में एडमिशन ले लेंगे तो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। कुछ आर्टिकल में इसमें से आपको बताऊंगा, जैसे आर्टिकल 248 बात करता है आपके रेजिड्यूरी पावर की। ये सब आपको मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, पर टेंशन नहीं लेना इसमें, ठीक है। और मुझे इसमें क्या समझाना था, एक मिनट। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवीजन ऑफ पावर में बता ही दिया, आपको समझ में आ गया कि पावर डिवाइड है हमारे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। मैंने आपको 3 लिस्ट बता दी जो कि शेड्यूल 7 में मेंशन है, और फिर एक रेजिड्यूरी पावर होता है जो कि सिर्फ सेंट्रल मतलब पार्लियामेंट के पास है। ऐसे पावर डिवाइड है, पर ओवरऑल देखा जाए तो पावर सेंट्रल लेवल के पास ज़्यादा है। इस पर भी बहुत बहस हुई कि क्यों इतना फेडरल स्टेट है। फेडरल मतलब होता है कि पावर इक्वल डिवाइड है दोनों के बीच में। हम जैसे USA की बात करें तो USA में जैसे 50 स्टेट है, ठीक है, 50 राज्य है वहाँ, ठीक। USA में 50 राज्य है। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है। USA में 50 के 51 सुप्रीम कोर्ट है। हर स्टेट का अपना एक सुप्रीम कोर्ट है और एक सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है। वहाँ स्टेट के पास ये भी पावर है कि यदि स्टेट आपके देश के साथ नहीं रहना चाहता है तो वो अपना अलग हो जाएगा तुरंत, क्योंकि वहाँ पे स्टेट एग्रीमेंट्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। हमारा देश यूनियन ऑफ इंडिया है, हमारा जो है यूनियन, हम एग्रीमेंट पे किसी राज्य को नहीं जोड़े हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके सब राज्यों को जोड़ा था। हमारे यहाँ किसी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि आप जब चाहें तब हमारे देश से अलग होकर अपना एक नया देश बना सकते, नहीं। इवन अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 के पास ये अधिकार है कि वो जब चाहें तब अलग होकर अपना एक नया देश बना सकते हैं। वो अलग बात है, नहीं बनाते, क्योंकि उन्हें भी पता है कि आज के डेट में अपना देश यदि बना लेंगे तो फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। जो छोटा मोटा देश आज के ग्लोबल लेवल पर हम बात करें तो जो छोटे छोटे देश हैं, अब काफ़ी समस्या हो रही है उनको सर्वाइव करने में। उनको किसी न किसी बड़े देश पे रिलाई होना पड़ रहा है, डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। जैसे अब हम ही बात करें तो चाइना पे बहुत सारे देश डिपेंड हैं। हम अभी अपना एग्जांपल इंडिया का, तो ये भूटान क्या है, भूटान हमारे देश पे पूरी तरह रिलाई करता है। उसकी डिफेंस, उसकी इंटरनेशनल पॉलिसीज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट सब इंडिया देखता है। ऐसे बहुत से देश हैं जो हर छोटे छोटे जितने भी देश हैं वो दूसरे देश पे डिपेंड हो गए। तो अभी हम भाई मुद्दे से भटक जाते हैं बहस करते करते। हम यहाँ पे USA का यदि बात करें तो 50 स्टेट है। वहाँ यदि आपको सिटीजन होना है तो आप पहले USA के सिटीजन होइएगा, फिर आप जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ का भी सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। वहाँ डुअल सिटीजनशिप है, यानी जैसे अपन एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम यूपी के हैं, ठीक, इंडिया देश के हैं, यूपी स्टेट के हैं हम, हमारे पास एक ही सिटीजनशिप है ना कि इंडियन सिटीजनशिप। मैं भारत का निवासी हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, MP में रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ ये मैटर नहीं करता। पर हम अगर USA की बात करें तो वहाँ आपको 2 नागरिकता दिखानी है, डुअल सिटीजनशिप दिखानी। पहला कि यदि आप USA के हैं, और दूसरा मान लीजिए आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं या फिर मिसौरी में रह रहे हैं और फिर वहाँ के भी सिटीजन हैं, तो वहाँ डुअल सिटीजनशिप, यानी प्योर फेडरल स्टेट है वो। वहाँ जितनी पावर सेंटर को है उतनी पावर स्टेट को भी है, ठीक है। हमारा देश प्योर फेडरल है, हमारा देश क्वासाई फेडरल है, आधा। कुछ कुछ पावर हम स्टेट को दिए हैं, कुछ पावर अपने रखे हैं, और जरूरत पड़ने पे वो कुछ पावर भी हम कभी कभी छीन लेते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा डिवीजन ऑफ पावर। हम इस पर करीब 5-7 मिनट बहस कर लिए।
आगे हम देखें कि ये, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा कैसे इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट, ठीक है। स्कोप, जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या है। हम सबसे पहले एक आर्टिकल आप फिर नोट करेंगे, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बेसिकली बात ये करता है, यहाँ लिखा हुआ द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक अवे और एब्रीजेस द राइट conferred by this part, यानी पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, and any law made in contravention of this clause shall to extent of the contravention to be void। समझिए, हमारे यहाँ स्टेट को, स्टेट मीन्स पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट मतलब राज्य नहीं होते, स्टेट मतलब हमारे यहाँ देश को या गवर्नमेंट ऑफ द डे को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई ऐसी लॉ बना दें जो कि हमारे पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो, यानी वो हमारा फंडामेंटल राइट इंक्रोच कर रहा हो वो लॉ। तो वो हमारे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में डायरेक्टली लिखा गया है कि स्टेट को यानी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को बिल्कुल ये पावर नहीं है कि आप कोई ऐसा लॉ बनाइए जो कि हमारे पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट को इंक्रोच करे या उससे कंट्रावीन करे, या फिर इसमें ये भी बाद में वो भी किया गया आगे चल के ये जजमेंट लॉ के द्वारा कि स्टेट के पास ये भी पावर नहीं है कि आप कोई भी ऐसी लॉ बनाइएगा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से भी कॉन्ट्रावीन कर रही हो, तो फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नलीफाई या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर वाइड घोषित कर देगा। ये कर देगा अलग चीज है, पर हमारे यहाँ आर्टिकल 13(2) में डायरेक्ट लिखा गया है कि कोई लॉ यदि बना और वो फंडामेंटल राइट से कंट्राडिक्ट कर रहा है या उसका विरोधाभास है, वो तो तुरंत वाइड हो जाएगा। उसमें लॉ की मतलब उसमें हमें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जरूरत नहीं। कोई आप लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है तो वाइड हो गया, यानी खत्म, कुछ वैल्यू नहीं, वाइड मतलब खत्म। एक आप मैं मैगजीन पढ़ाऊंगा अभी, आप उसका टेंशन नहीं लेना। एक मैगजीन का आप पढ़िएगा, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, जो कि वाइड लिखा है, कुछ लोगों को समस्या होगी। वाइड एक लैटिन टर्म है। एक मैगजीन आप पढ़िएगा, वाइड एप इनिशियो, ये लैटिन टर्म है। इसका मतलब होता है कि वाइड इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग, इनवैलिड फ्रॉम बिगिनिंग, यानी वाइड अब इनिशियो मतलब कोई लॉ बना और वो फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रावीन कर रहा है, नहीं तो जब बना तब से खराब है, खत्म है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो अलग बात है, मान लीजिए कोई लॉ हम आज बनाए और वो फंडामेंटल राइट से उसको फंडामेंटल राइट का विरोध कर रहा है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, और हमें पता चला जाके 6 महीने बाद कि अरे बाप रे बाप ये तो फंडामेंटल राइट का विरोध कर रहा है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, तो क्या होगा, वाइड अब इनिशियो होगा। यानी ये लॉ 6 महीना पहले ही से खत्म है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। वो अलग बात है 6 महीने तक ध्यान ही नहीं पड़ा तो वाइड अब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग, जब ये बना तब से ही खत्म, कोई वैल्यू नहीं है। खैर मैं मैगजीन में आपसे डिस्कस करूंगा, जैसे अब आज ये यूनिट खत्म हुआ, सेकेंड यूनिट पे हम मूव करेंगे, उसमें आप टॉट पढ़ेंगे, यानी वो चीज़ें जो बिल्कुल उसमें आपको आइडिया नहीं होगा, वो चीज़ आपके लिए नहीं होंगी। अगर क्लास 12th पे आप हैं या फिर ग्रेजुएशन करके LLB का भी एंट्रेंस देंगे, वो चीज़ आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि वो बेसिक में लॉ है, टॉट लॉ, जो कि हम सिविल रॉन्ग जिसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें हम, पीनल कोड पढ़ेंगे उसमें हम, और थोड़ा CRPC CPC उसको बहुत नॉर्मल जो ऊपर देख लेना, थोड़ा बहुत एविडेंस देखेंगे हम, तो ठीक है, बहुत लोड नहीं लेना है महाराज, निकलेगा ही, कोई समस्या नहीं, बस आप मन से पढ़ते जाइए। अब थोड़ा BR अम्बेडकर साहब को हम देख लें। BR अम्बेडकर साहब कहते हैं, जो कि चेयरमैन थे, सब ये तो सबको पता हुआ कि BR अम्बेडकर इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, पता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन BR अम्बेडकर साहब। वो क्या कहते हैं कि दिस प्रोविजन एट द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा प्रोविजन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 इज द हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन कहा था, बाई BR अम्बेडकर, विच इज हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डायरेक्ट लिखे हैं कि प्रोविजन एट द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस आर्टिकल प्रोवाइड एक्सप्लिसिटली द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द कोर्ट in the matter of fundamental right. Furthermore, Article 32 offered the Supreme Court the power to enforce fundamental right and the provided one the right to move the Supreme Court for the enforcement of those rights. साफ तौर पे यहाँ पे लिखा होगा आर्टिकल 32 हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का हनन, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, वो स्टेट के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, सो यू हैव अ पावर टू अप्रोच द डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट्स द रीजन व्हाई BR अम्बेडकर कॉल्ड इट द हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। हाँ, अब हम थोड़ा और आगे देख लें, बहुत लोड वोड नहीं लेना है। हमने आपको इसके पहले के वाले लेक्चर में बताया है कि रिट बताया ना। अब आर्टिकल 32 के थ्रू यदि आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि नहीं हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है यूपी गवर्नमेंट, मान लीजिए मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है यूपी गवर्नमेंट किसी सेंस में, मैं पहुंच गया, तो क्या करेगा? अब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा थोड़ी इन लोगों को, इधर आइए समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। रिट बेसिकली क्या होता है? रिट इज अ टाइप ऑफ नोटिस, जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिट जारी किया तो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले लेगा। अब रिट आपको देखिए, आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो, रिट इशू कराने के लिए। और आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये आपको याद रहना चाहिए कि रिट ज्यूरिसडिक्शन किसमें? आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए। ठीक, अब देखिए, अभी अब एक और सवाल पूछ देता है कि रिट ज्यूरिसडिक्शन किसके पास ज्यादा है, यानी रिट इश्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास ज्यादा है कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा है? तो क्लियर आप आंसर लिखिएगा कि हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 5 प्रकार का रिट निकाल सकता है, और सुप्रीम कोर्ट तभी रिट जारी करेगा जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। इवन हाई कोर्ट हैज अ पावर टू इश्यू अ रिट नॉट ओनली इन द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो इन द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट, यानी हाई कोर्ट के पास ज्यादा पावर है। अब आप अंदर घुसने का प्रयास अभी मत करिए, वो चीजें आपको आगे पढ़ाई जाएंगी। अभी आप इतना समझिए कि जो क्वेश्चन बनेंगे यहाँ हम अभी सारा रिट समझेंगे। 5 प्रकार का रिट जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, हम थोड़ा इसमें देख लें। फ्रॉम दिस आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट डिराइव अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट। वही बोला ना कि रिट इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शन, रिट इज अ टाइप ऑफ नोटिस। सबसे पहला रिट है जो हैबियस कॉर्पस, इसको आप नोट कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कॉपी पेन लेके बैठे, इसको थोड़ा लिख लीजिए आप। हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब ये होता है कि टू ऑर्डर द रिलीज ऑफ द पर्सन इज अनलॉफुली डिटेन। यदि सुप्रीम कोर्ट हैबियस कॉर्पस रिट जारी कर रहा है, हैबियस कॉर्पस रिट इशू कर रहा है, इसका क्लियर एंड कट मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं अभी पढ़ा के निकलूंगा, सड़क से जाऊंगा अपने हॉस्टल जाते समय मैं पुलिस उठा ली, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया मैं क्या गुनाह किया, क्या मेरे अपराध रहे, पुलिस उठा ली। मैं तो कुछ ऐसा अपराध किया नहीं, पुलिस उठा ली। मेरे बिहाफ पे कोई मेरा, तो मान लीजिए मेरा कोई साथी है, जैसे यहाँ विकास सर पढ़ाते हैं, दीपक सर पढ़ाते हैं, ये तुरंत चले गए सुप्रीम कोर्ट कि साहब हमारे दोस्त को अभी वो क्लास लेके जा रहे थे, रास्ते में पुलिस उठा ले गई। क्या एकदम अनलॉफुली उठाई है, कोई उनके ऊपर चार्ज नहीं, कोई एलिगेशन नहीं है, पता नहीं कैसे उठा ले गई। अब उसका यही डायरेक्ट फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? एक रिट निकालेगा, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, और हैबियस कॉर्पस तुरंत भेजा जाएगा बनारसी पुलिस, बनारस के मेन जो हमारे होंगे एसपी साहब, तुरंत एसपी साहब को भेजा जाएगा कि बाप रे बाप जिसको आप उठाए हैं तुरंत रिलीज करिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जैसे आप उठाएं तुरंत इनको छोड़िए, क्योंकि आप इन्हें उठाए हैं, क्या रीजन है, किस बेस पे उठाया गया है, लॉफुल है कि अनलॉफुल है, ये चीजें कुछ क्लियर है नहीं, आप तुरंत उठा लिए हैं, या फिर आप तुरंत उसके बाद तुरंत छोड़ना पड़ेगा यदि हैबियस कॉर्पस का रिट निकल गया तो। ठीक है आपको, आई होप इट इज ए क्लियर। यानी किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है तो फिर हैबियस कॉर्पस का रिट निकलेगा, जिसके थ्रू क्या कि तुरंत उनको छोड़ना पड़ेगा। हैबियस कॉर्पस क्लियर। मेंडमस समझते हैं, दूसरा रिट मेंडमस, कलर थोड़ा बदलने हैं। दूसरा रिट मेंडमस, मेंडमस का मतलब है टू ऑर्डर टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। अब देखिए, मेंडमस रिट जारी कराने के लिए ये क्यों जारी होता है? जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट गया, कोई अथॉरिटी, जैसे मैं बनारस का हूं, अभी फिलहाल मैं बनारस की बात करता हूं, मान लीजिए बनारस में नगर निगम है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना कोई काम नहीं कर रही है, यानी मान लीजिए मेरे गली, मेरे पूरे कॉलोनी का सफाई का जिम्मा वाराणसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को है, ये कुछ काम ही नहीं कर रही है। तुरंत मैं जाऊंगा मैंडमस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट निकालेगा, रिट ऑफ मैंडमस। उस रिट में ऑर्डर रहेगा उस अथॉरिटी को, यानी बनारस वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ऑर्डर रहेगा कि आप अपना ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे भाई, तुरंत अपने ड्यूटी पे ध्यान दीजिए। यदि उसके बाद भी आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई सजा, फिर आपको सजा सुना दिया जाएगा। तो मैंडमस ये है कि कोई भी अथॉरिटी यदि अपना ड्यूटी नहीं कर रही है, जो ड्यूटी उसको असाइन किया गया है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मैंडमस रिट निकालेगा और उन्हें कहेगा कि आप अपनी ड्यूटी तुरंत एज सून एज पॉसिबल करिए। जैसे मैं बीएचयू के लॉ स्टूडेंट हूँ, यदि मान लीजिए लॉ में क्लासेस
नहीं चलनी, कभी पूरा सेमेस्टर ही बीत गया, एक भी क्लासेस नहीं चला, आप एग्जाम कंडक्ट करा लिए। यानी आपकी ड्यूटी है, आप क्लास लेंगे, प्रोफेसर आपको असाइन किए गए हैं, प्रोफेसर को सैलरी आ रही है सरकार से, और फिर आप क्लास ही नहीं ले रहे हैं, आप एग्जाम कर ले रहे हैं, यानी आप अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो मैं तुरंत फिर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और मैंडेमस रिट जारी कराऊंगा, और वो तुरंत फिर यहाँ लॉ फैकल्टी आएगी और बोला जाएगा आप अपनी ड्यूटी कहाँ नहीं फॉलो कर रहे हैं। भाई ड्यूटी फॉलो करिए, वरना फिर समझिए क्या होगा आगे। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस दोनों। तीसरा देखते हैं हम। तीसरा देखिए प्रोहिबिशन। अरे रुकिए, बहुत हो गया यार ये, अरे भाई मिटो यार, थोड़ा इसी गोया पाते हो गया है। ठीक है, मैंडेमस के बाद तीसरा हम देखेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में है कि टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम अच्छा लॉ के स्टूडेंट हैं हम, अपना नाम क्या ही लें। कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, इन दोनों लोग में कोई विवाद हो गया, किसी बात को लेके लड़ाई झगड़ा हो गया, ये केस चल रहा है वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। चलिए सपोज करना है भाई, सब चीज सोच समझ के बोलना है। सपोज, ठीक है, अब ये मान लीजिए कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में विवाद चल रहा है इनका, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और वो केसेस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लीजिए चल रही। अब क्या कि ये केस लगा, इस केस की पहली हियरिंग है कि मान लीजिए पहली हियरिंग लगी आज 24, मान लीजिए पहली हियरिंग 26 जनवरी को लगी, या फिर पहली हियरिंग 5 फरवरी को लगी। अब वो आदमी गया, हियरिंग मतलब हुआ ही नहीं, उस दिन हियरिंग हुई नहीं, जज साहब आए नहीं, जज साहब सुने ही नहीं। ठीक है, इस केस पे, इनके केस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, ये केस एक फाइल गई, फाइल दबी की दबी रह गई। जबकि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा होता नहीं, ऐसा ही होता है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई केस लगा, वो मान लीजिए वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, उनकी हियरिंग लग रही है, पर हियरिंग के दिन सुनवाई हो ही नहीं रहा है, जज साहब बैठ नहीं रहे हैं, वकील डिबेट कर नहीं रहे हैं, कुछ आगे मसला बढ़ ही नहीं रहा है, वो केस वहीं का वहीं रुका हुआ है, और वो आदमी फालतू का परेशान है, उस आदमी को इवन डिटेन भी कर लिया गया उस मैटर को लेके। तब ये आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट फिर प्रोहिबिशन रिट जारी करेंगे, जो कि फिर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट को डायरेक्ट प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस। हियर व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड इज कि टू प्रिवेंट अ सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑन अ केस, यानी तुरंत वो आदेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इस केस पे आप काम करना बंद करिए। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले या तो ये हो सकता है कि आप या तो उस केस पे काम कर ही नहीं रहे, आप उस काम को करना बंद करिए। ये एग्जाम्पल इसमें आ सकता है, मैंडेमस में वो ऑर्डर करेंगे पब्लिक अथॉरिटी को कि आप अपनी ड्यूटी करिए, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं करें, आप हियरिंग का डेट दे के हियरिंग हो ही नहीं रही है। ये मैंडेमस का एग्जाम्पल है, इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माफ करिएगा, ये मैंडेमस का एग्जाम्पल है। प्रोहिबिशन में क्या है कि कोई केस मान लीजिए चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और वो केस एक सीरियस इशू है, ठीक, जैसे मान लीजिए, अब इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए ने एक वो किया, विवाद किया, ठीक है, आप समझिए, इसका एग्जांपल बढ़िया मैं एक दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। ठीक, ए ने क्या किया, वाराणसी रेलवे स्टेशन पे सब सपोज में चल रहा है, ठीक, ए ने क्या किया कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पे बम फिट कर दिया कि अब तो उड़ा देना है। ये एक क्या है कि आप देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसको आईपीसी के लैंग्वेज हम कहते हैं वेजिंग वॉर, जो कि हमारे आईपीसी के सेक्शन 121 में शायद मेंशन है। वो चीज़ें आप जब इंटर कर लेंगे तो पढ़ेंगे, या फिर न्याय संहिता भी, मैं आईपीसी न्याय संहिता का नहीं बात कर रहा। मान लीजिए ए ने क्या किया कि वाराणसी रेलवे स्टेशन पे बम फिट किया कि आज उड़ा देना है। ये कहीं से बात पता चल गई पुलिस को, बात पता चल गई, वो निकाल जाए, बम सर्च ऑपरेशन चला, बम ढूंढ लिया गया, बच गए, ए को पकड़ लिया गया। अब ये केस चल रहा है मान लीजिए वाराणसी कोर्ट में, ठीक है, वाराणसी कोर्ट में ये केस चल रहा है, चल रहा है 2 महीने 4 महीने 6 महीना हुआ। अब क्या करेगा कि कुछ लोग क्या करेंगे, यहीं से बनारस से उठ के या फिर कहीं से भी वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और कहेंगे कि महाराज ये क्या है, सीरियस मुद्दा है, ये एक शहर को उड़ाने की बात की गई, यहाँ शहर को उड़ाने की साजिश की गई, यानी एक सीरियस मुद्दा है, इसको कृपया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हटा लिया जाए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोला जाए कि इस पर ये काम करना बंद कर दें। ये इनके जुरिडिक्शन में होते हुए भी या तो ये इस केस को कहीं ट्रांसफर किया जाए जिस पे जल्दी सुनवाई हो, या फिर कोई ऐसे केसेस आ गए जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जुरिडिक्शन में है ही नहीं। जैसे मान लीजिए 2 स्टेट, मान लीजिए मैं बात करूं कि एमपी
और यूपी, ये 2 स्टेट हैं, इनके बीच में कोई विवाद हुआ और इसका केस कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनने लगा, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ये जुरिडिक्शन में आता है ना कि किसी 2 स्टेट के बीच में यदि कॉन्फ्लिक्ट है तो कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर सुनवाई करे। इसके लिए भी डायरेक्ट हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और उनसे रिट इशू करवाएंगे और कहेंगे नहीं, इस केस पे तुरंत आप काम करना बंद करिए। किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तुरंत ये रिट जारी किया जाएगा और कहा जाएगा आप इस केस पे काम करना बंद करिए, क्योंकि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अब हम अगला रिट थोड़ा देखें। हमने प्रोहिबिशन पे बात कर ली, जिसपे सुप्रीम कोर्ट किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट को तुरंत नोटिस देगा कि आप किसी पर्टिकुलर केस पे काम करना बंद करिए। कोआरेंटो में क्या होता है? कोआरेंटो एक चौथा रिट इश्यू है कि टू इश्यू डायरेक्टिव टू द पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस रॉन्गफुली ऑक्युपाइड। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैं BHU लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ हमें कई प्रोफेसर पढ़ाते हैं। मान लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, सपोज कई सारे प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें कहीं से पता चला कि इसमें से जो एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको एक यहाँ रॉन्गफुली उन्होंने वो प्रोफेसर वाला पद हासिल किया है, यानी जो प्रोसेस होता है प्रोफेसर बनने का, उन्होंने उस प्रोसेस को न फॉलो करके उनका जुगाड़ उगाड़ रहा होगा, प्रोफेसर बन गए और आज सैलरी उठा रहे हैं 2.5-3 लाख जो भी मिलता होगा। तो वो मुझे पता चला कि ये रॉन्गफुली, ये पूरा प्रोफेसर को बनने के लिए जो प्रोसेस होता है प्रोसेस फॉलो नहीं किए हैं और जड़ जुगाड़ लगा के पहुंच गए इस पद पे। अब इसके लिए मैं तुरंत चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट और जाके वहां बताऊंगा सारा मसला, तो वहां से जो रिट जारी होगा वो होगा कोआरेंटो। कोआरेंटो में तुरंत वो किया जाएगा कि वो आदमी तुरंत अपना पद छोड़े जो रॉन्गफुली उसको ऑक्युपाइड किया, तुरंत छोड़िए आप वो पद। ये मैंने एग्जाम्पल दिया जहां मैं पढ़ रहा हूं, पर ये एग्जाम्पल आप कहीं से भी रिलेट कर सकें, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। आप किसी भी जहां आप हैं, आप इसका एग्जाम्पल उससे रिलेट कर सकते हैं, एग्जाम्पल आप बहुत बना सकते हैं। पांचवा और सबसे लास्ट जो रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है वो है सर्चियरी। सर्चियरी आप जैसे भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन हर जगह अलग अलग होता है। तो सर्चियरी में क्या होता है कि टू रिमूव अ केस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड गेट द प्रोसीडिंग बिफोर इट। अब देखिए, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए ए ने बम फिट किया और ये केस वाराणसी कोर्ट में चल रहा है। कोई व्यक्ति गया सुप्रीम कोर्ट, कहा कि महाराज ये बहुत गंभीर मुद्दा है। अब कोई व्यक्ति किसी शहर को उड़ाने का साजिश रच रहा है, यानी ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो जाएंगी फिर ये, जो कि हमारे IPC के सेक्शन 120A में मेंशन किया गया है। ये गया और बोला कि महाराज, फिर सुप्रीम कोर्ट कहा कि साहब ये तो फिर समस्या पैदा कर रहा है, ये इतना महत्वपूर्ण केस है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर लटकाए हुए हैं 6 महीने से, कोई निर्णय नहीं आ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे कहेगा बात तो आप सही कह रहे हैं, वो फिर रिट जारी करेंगे सर्चियरी का और कहेंगे कि क्या है कि वाराणसी कोर्ट साहब कि ये केस आप अब इस पे काम करना बंद करिए, इसको भेजिए सुप्रीम कोर्ट, इसमें सुनवाई अब डायरेक्ट कोर्ट करें, क्योंकि बहुत गंभीर मुद्दा है देश के लिए। अब जहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पांचों रिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसका बना लीजिए, 1 मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूं। ठीक है, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पहला मैंने बात किया किस पे? हैबियस कॉर्पस। दूसरा मैंने किस पे बात किया? मैंडमस। ये सब याद रहना चाहिए हमारा। तीसरा हमने बात किया किस पे? प्रोहिबिशन। चौथा हमने बात किया किस पे? कोआरेंटो। अब पांचवा लास्ट हमने बात किया किस पे? सर्चियरी। ये पांचों रिट आपको याद रहने चाहिए, और पांचों रिट कहते क्या है ये मैं बहुत अच्छे से समझाया हूँ, पूरा 15-20 मिनट लेके। ये आपको इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये भी याद रहने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। हाँ, यहाँ थोड़ा ध्यान दें। ये जैसा मैं आपको समझाया कि आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट, यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो।
आर्टिकल 26 आर्टिकल 226 से आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाएंगे। यदि आपका फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, इवन तो आपके किसी लीगल राइट का भी वायलेशन हो रहा है, देन यू हैव आल्सो अ पावर टू अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। यहाँ पे वही लिखा है कि ठीक है, ये तो वही कह रहा है। अब देखिए यहाँ एक आपको डॉक्ट्रिन समझने की जरूरत है। पेनवा कलरवा का है ना, यहाँ आप एक डॉक्ट्रिन समझिए, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लोकल स्टैंडाई, ये चीजें कैसे पूछती हैं? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे देगा कि डॉक्ट्रिन, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लोकल स्टैंडाई, व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ लोकल, अब 4 वो दे देगा ऑप्शन आपको, उसी में होगा राइट टू अपीयर बिफोर और पिटिशन द कोर्ट, राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। यानी लोकल स्टैंडाई का मतलब क्या है कि आपको अधिकार है, आप कोर्ट के सामने जा सकते हैं, आपको अधिकार है, आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। तो लोकल स्टैंडाई को इसी से जोड़ा गया है कि आर्टिकल 32 में आपको लोकल स्टैंडाई यानी आपको अधिकार है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट वायलेशन के अगेंस्ट में रिट इशू करा सकते हैं। आर्टिकल 226 के थ्रू आपको ये लोकल स्टैंडाई, आपको अधिकार है कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाके अपने फंडामेंटल राइट वायलेशन या फिर किसी लीगल राइट वायलेशन के अगेंस्ट रिट इशू करा सकते हैं, नोटिस इशू करा सकते हैं। यह लोकल स्टैंडाई मीन्स राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, ठीक है। अब आगे चलें। ये देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि दिस मेथड, वो धन्यवाद, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड सोशल एक्शन लिटिगेशन, ये मैं पिछले लेक्चर में पीआईएल पे बहुत अच्छे से बात किया हूँ, करीब 10-12 मिनट में पीआईएल पे बात किया हूँ, जिसमें मैंने केस आपको हुसैनरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1969 का केस पढ़ाया था, जिसके थ्रू पहली बार पीआईएल, जो कि बिहार में जेल में जो प्रिजनर थे इन ह्यूमन कंडीशन, याद करिए, नहीं याद आ रहा पिछला लेक्चर, फिर अब देखिए ये पीआईएल बात की गई कि पीआईएल या फिर सोशल एक्शन लिटिगेशन के थ्रू भी हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी कोई थर्ड पर्सन, जो सेम मैंने पीआईएल का कॉन्सेप्ट बताया था वही यहाँ पे है कि कोई थर्ड पर्सन किसी ग्रुप ऑफ पर्सन के बिहाफ पे डायरेक्ट किसी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है कि इनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है। आई होप इट इज डायरेक्टली क्लियर टू यू। अब हम थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। क्वेश्चन उठेगा जैसे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर आपको सबको पता है, नींव। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब नींव होता है ना, आदमी का मूल स्वभाव। जैसे आप ही हैं जो मान लिया आप पढ़ रहे हैं, आपका कोई एक मूल स्वभाव होगा जो कितना हो उसको प्रयास करेंगे कि इसको मैं चेंज कर लूं अपने बेसिक मोरल को या बेसिक अपने स्ट्रक्चर को, तो वो नहीं बदलता है। उसी प्रकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ मूल स्वभाव है, कुछ मूल संरचनाएं हैं जिसको नहीं बदला जा सकता है। इवन उसका पावर ना पार्लियामेंट को भी नहीं, आप इसको चेंज करेंगे, ना कि जुडिशरी के पास भी पावर नहीं है। तो अब इसको हम समझिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द मैटर कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय डेवलपिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन को डेवलप करके सुप्रीम कोर्ट ने अपने जुडिशियल रिव्यू के पावर को और बढ़ा दिया। आर्टिकल 368 विच इज टॉक अबाउट द अमेंडमेंट, फिर एक आर्टिकल आप इसको लिखिए, आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है? अमेंडमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। confer power parliament to amend the constitution by way of adding variation or repeal any provision of this constitution. This article in its wording does not provide any limitation on the power of parliament to amend the constitution. अब देखिए सबसे पहले आर्टिकल 368 की हम बात करें। आर्टिकल 368 इज टॉक अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए आर्टिकल 368 में ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जो कि पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिट, पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिटेशन, एक बाउंड्रीज क्रिएट करे कि पार्लियामेंट के पास पावर ये नहीं अमेंड करने की। यानी आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट के पास एक एब्सोल्यूट पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, वो किसी भी मेजॉरिटी, बाई सिंपल या स्पेशल, ये जो चीज़ें लिखी हैं उसके हिसाब से, यानी उनके पावर है वो किसी भी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं। अब समस्या हुई जैसे 1975 में जब हमारे यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी का सरकार था, उस टाइम अमेंडमेंट्स किए गए जिसके थ्रू भाई फंडामेंटल राइट्स ही बदल दे रहे हैं। जैसे एक हुआ था 24th अमेंडमेंट, ये आगे शायद स्लाइड में मैं ऐड भी करवाया हूँ, जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाऊँ आपको। हाँ जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो मैं बताया कि किसी स्टेट के पास ये पावर नहीं कि आप कोई लॉ बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स को भी वायलेट करती है। अब देखिए लिमिट कर, यानी आर्टिकल 13 क्लास 2 पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिट लगाता है कि आप कोई ऐसे लॉ नहीं बनाएंगे जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। तो यहाँ पे ये है कि इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रेस्ट्रिक्शन, यानी देखिए अब आर्टिकल 13 टू एक पार्लियामेंट के ऊपर लिमिट लगाता है
एक बाउंड्री क्रिएट करता है कि आप ऐसे लॉ नहीं बनाएंगे जो फंडामेंटल राइट वायलेट करा। अब इससे बचने के लिए पार्लियामेंट क्या किया, 1971 में पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट की, 24th अमेंडमेंट। कौन सा 24th अमेंडमेंट हुआ 1971 में, जिसके थ्रू क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट में क्लियर लिख दिया कि आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 368 in a way that allowed itself with unlimited power of amendment including authority to amend the fundamental rights provision। 24th अमेंडमेंट के थ्रू पार्लियामेंट ने ये चीजें लिख दी कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हैं, इवन फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। बड़ी समस्या हो कि बाप रे बाप, अब तो पार्लियामेंट कुछ भी करेगा, यानी कोई भी मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनी, अब जो चीजें वो अमेंड करना चाहेगी तुरंत अमेंड हो जाएगा। तो इसके उसमें आगे मैं दिखाता हूं फिर क्या हुआ। ये 1971 में 24th अमेंडमेंट आया था, जिसके थ्रू ये हुआ कि पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है, कोई भी प्रोविजन, कोई भी फंडामेंटल राइट वो अमेंड कर सकते हैं। अब देखिए 1971 में क्या हुआ, 1971 का एक केस है केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला 1973 बाई सुप्रीम कोर्ट। ये केस का साइटेशन होता है, ये साइटेशन आपको पूरा याद रहना चाहिए। क्या, केशवानंदा भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, ये मैं लिख देता हूं यहां, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक, इस केस में आप समझिए थोड़ा कि इस केस के थ्रू क्या हुआ। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड कर पाए। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, आप अमेंड करिए कॉन्स्टिट्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ अपने मूल संरचनाएं हैं जिसको अमेंड करने का अधिकार आपके पास नहीं है। यानी कुछ इसे अब यहां सवाल उठा कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, और बहुत सारी चीजें हो गई, जुडिशियल रिव्यू हो गया। ये सब चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है। फंडामेंटल राइट आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे आप सोचिए कि राइट टू लाइफ आप चेंज कर दे, राइट टू लाइफ फिर पर्सनल लिबर्टी, ये आप चेंज करें कुछ और, तो ये अधिकार आपके पास नहीं। आप सिर्फ उसी चीज को अमेंड कर सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आता है। अब सवाल उठा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं पे डिफाइन तो है नहीं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय के साथ जो भी कोई नया नया केस आता है उसके थ्रू वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते रहते हैं। जैसे उन्होंने किसी केस में कहा कि सेकुलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, किसी में कहा डेमोक्रेसी इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, किसी में कहा फेडरलिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी पार्लियामेंट के पास ये सब अमेंड करने का पावर नहीं है। ये 1973 के केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के थ्रू ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इवन पार्लियामेंट हैज अ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट नॉट एब्सोल्यूट पावर, पार्लियामेंट हैज नॉट द पावर टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस पे सवाल सिर्फ ऐसे बनेगा कि बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस केस के थ्रू आया, किस ईयर में आया। तो यही है 1973 में आया, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में आया। ठीक है, सब चीज तो क्लियर हो रहा है ना भाई। चलिए, इसके साथ जुडिशरी हुआ हमारा समाप्त। जुडिशरी पे लेक्चर ये लास्ट था, जुडिशरी का लेक्चर अब समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट पे। सेकेंड यूनिट क्या है ये मैं बता चुका हूँ, जिसमें टॉट कॉन्ट्रैक्ट आईपीसी पीसी में डील करूंगा। वो चीज़ें में जब जो सबसे पहले सिलेबस का जो लेक्चर गया होगा आपको, उसमें आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा। मैं वही सिलेबस के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे जुडिशरी पे कोई बीच में एक दिन हम लेक्चर ले लेंगे, इस पे जितने एमसीक्यू बनेंगे सारे एमसीक्यू आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और बने रहिएगा सीयूटी इंडिया के साथ, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। हम जी जान लगा रहे हैं आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए। तो थोड़ा सा आप भी मेहनत करिए और इस वीडियो को हर जगह शेयर करिए जहाँ पे लोग सीयूटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।